अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और चाहे भी होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से खुशी होंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे कल के क्लास का लेक्चर 01 का पार्ट 2 है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। और उसमें हम सिमेट्री तक पहुंच चुके थे। हमने क्या पढ़ा था, ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा था, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था, एनिसोट्रॉपी पढ़ चुके थे, सिमेट्री पढ़ चुके थे। तो आज हम वहां से फिर से शुरुआत करते हैं। कल थोड़ा लाइट का मसला हो रहा था, इधर बादल भी थी, सोलर सिस्टम कोलैप्स हो चुका था, तो लाइटिंग का मसला भी था और नमाज का टाइम भी हो रहा था, तो इस वजह से मैंने लेक्चर को स्टार्ट किया। तो आज वहीं से फिर से शुरू करते हैं। हम यानी सिमेट्री के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है नंबर 5, हैबिट ऑफ क्रिस्टल, यानी हैबिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आप कह सकते हैं। तो व्हाट इज हैबिट ऑफ, आप ये कहेंगे कि हैबिट मतलब मीन्स आदत, तो यहाँ हैबिट का मतलब आदत वाला नहीं है। हम इसका डेफिनेशन कुछ ये करते हैं कि दी शेप in which a crystalline solid, a crystalline solid grow usually grows is called a habit of crystal, habit of a crystal। यानी वो शेप, जिस शेप में कोई क्रिस्टल हमारे पास ग्रो करती है उस शेप को हम क्या कहते हैं, उसी ही क्रिस्टल का हैबिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम हमें पता है कि वो किस शेप में ग्रो करता है, एक क्यूबिक फॉर्म में ग्रो करता है। मैं अगर इसको यहाँ पर बना दूं, आप लोग कल के क्लास में भी इसका क्यूबिक शेप देख चुके हैं। फिर से बनाते हैं क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अब ये एक यूनिट सेल हो गई हमारे पास सोडियम क्लोराइड की। अब अगर इनके साथ क्या हो जाए, एक और बी इसके ऊपर आ जाए, जरा देखें हम किस तरह इसको बनाते हैं। ये हो गई हमारे पास दूसरा एक यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसको आप यूनिट सेल कहते हैं। इसी तरह एक लेफ्ट में भी ग्रो हो जाएगा, फिर राइट में ग्रो हो जाएगा, फिर बिहाइंड यानी पीछे की तरफ से, फिर आगे की तरफ से, फिर ऊपर की तरफ से, यानी 3D की शक्ल में ये ग्रो करेगा। लेकिन किस शेप में ये ग्रो कर रहा है, एक क्यूबिक शेप में ग्रो कर रहा है। सो दिस क्यूबिक शेप इन विच आवर सोडियम क्लोराइड ग्रोज इज कॉल्ड हैबिट ऑफ अ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है किसका, ग्रेफाइट का। या ये ग्रेफाइट का जो क्रिस्टल होता है वो किस शेप में ग्रो करता है, एक हेक्सागोनल शेप में ग्रो करता है। सो दिस इज कॉल्ड द क्रिस्टल ऑफ ग्रेफाइट। इसी तरह अब इसमें एक और हेक्सागोनल जब ग्रो हो जाएगा, फिर दूसरा ग्रो हो जाएगा, तो ये इस शेप में ग्रो करता है। सो दिस शेप इन विच द ग्रेफाइट ग्रोज यूजुअली इज कॉल्ड हैबिट ऑफ ग्रेफाइट। अब इसके साथ एक और पॉइंट नोट करें, मैं जरा चेक करो कि यहाँ स्क्रीन में आता है कि नहीं आता। तो थोड़ा नीचे बनाते हैं। वो नोट क्या है, यानी आपने याद करना है, क्या याद करना है, यहाँ पर मैं लिख दूं कि द हैबिट ऑफ ए क्रिस्टल remains unchanged या constant, the habit of a crystal remains unchanged until, जब तक ना हो जाए, until
temperature and pressure is changed. जब तक हम प्रेशर या टेम्परेचर को चेंज ना करेंगे तब तक एक क्रिस्टल का जो हैबिट होगा वो चेंज नहीं होगा। मतलब अगर हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो उसका जो क्रिस्टल जो क्यूबिक जो हैबिट होगा वो यानी अनचेंज होगा। मतलब सोडियम क्लोराइड के लिए अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है और दूसरी बात ये एंड impurities are not added and impurities are not added और impurities को ना ऐड किया जाए तो सोडियम क्लोराइड किस शेप में ग्रो करेगा? क्यूबिक में कॉन्स्टेंटली ग्रो करेगा। इसका ये क्यूबिक शेप चेंज नहीं होगा। इस तरह ग्रेफाइट हेक्सागोनल में ग्रो करेगा, इसका हेक्सागोनल शेप चेंज नहीं होगा। तो और अगर आप इनमें से या टेम्परेचर को चेंज करते हैं या प्रेशर को चेंज करते हैं या इसमें क्या डालते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज डालते हैं, तो इनका हैबिट क्या होता जाएगा? चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ वी एड 10% यूरिया in sodium chloride, it grows in needle like structure। तो फिर ये एक निडल की तरह ग्रो करता है, ना कि ये क्यूबिक की फॉर्म में ग्रो करेगा, बल्कि किस में ग्रो करेगा? एक निडल की फॉर्म में ग्रो करेगा। लेट्स सपोज मेरे पास मैं आपको ग्रो निडल का एक स्ट्रक्चर दिखा दूं। अगर मैंने सही तरह से बना दिया कि हमारे पास निडल किस तरह बनती है। ये कुछ इस फॉर्म में हमारे पास निडल की क्या होगी? स्ट्रक्चर होगी। आप जरा खुद भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो बना दिया वो ये है। हमारे पास निडल का कुछ स्ट्रक्चर हम इससे अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम भी कम होता है। हमारे ऑनलाइन लेक्चर यानी यूट्यूब पे लेक्चर होता है तो टाइम को थोड़ा बचाना पड़ता है ताकि आपका टाइम भी बच जाए। सो ये हमारे पास क्या है? निडल लाइक स्ट्रक्चर। यानी अगर हम सोडियम क्लोराइड का कोई ब्रांड सोल्यूशन लेता है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लेता है और इसमें हम 10% यूरिया डालते हैं तो वो क्यूबिक की फॉर्म में नहीं बल्कि हमारे पास निडल की फॉर्म में ग्रो करेगा और हमें निडल लाइक का क्रिस्टल मिलेंगे सोडियम क्लोराइड के। तो ये हो गई हमारे पास हैबिट ऑफ क्रिस्टल। इसके बाद है हमारे पास सिक्स्थ प्रॉपर्टी और वो क्या है? आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म मेरा एक स्टूडेंट है और वो कहता है कि सर मुझे ये आइसोमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रोपी में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। तो मैं इसको अभी कहता हूँ कि आप अगर आपने यानी पीछे वाले टॉपिक्स पढ़े हैं और आपको यहाँ पर मसला है तो यहाँ से आप फिर से फोकस करें और ज़्यादा फोकस करें ताकि आपको ये टर्म अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आइसोमॉर्फिज्म, पहले हम इसकी टर्मिनोलॉजी देखते हैं, जरा देख ले। आइसो मीन्स ये आइसोस से निकला है और आइसोस मीन्स सेम। मर्फ निकला है मर्फस से और मर्फस मीन्स ये मर्फस से निकला है विच मीन्स क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। क्रिस्टलाइन फॉर्म्स और इज्म मैंने आपको कहा था कि इज्म किसे कहते हैं? फिनोमेना को। ये किसे कहते हैं? फिनोमिना। तो आइसोमॉर्फिज्म को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि existence the existence of two substances
द एग्जिस्टेंस ऑफ टू सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स in more than one crystalline forms is called, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म जब हमारे पास दो कंपाउंड दो in more the existence of two substances in a sorry यहाँ पर मैंने more than one लिखा है in a same crystalline form is called isomorphism। जब हमारे पास दो कंपाउंड एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके ऐसे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। और इन दो कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? एंड दी टू कंपाउंड्स, और फिर इन दो कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? आर कॉल्ड आइसोमॉर्फ्स। उसको हम क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फ्स। हम इसकी इस तरफ में क्या देखते हैं? थोड़ा सा इसको मैं मिटा दो, फिर यहाँ इसका एग्जांपल देखते हैं आइसोमॉर्फिज्म की। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है? सोडियम नाइट्रेट है और पोटाशियम नाइट्रेट। ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, लेकिन ये एक ही क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसका नाम होता है रोम्बोहेड्रल। अच्छा, अब जो दूसरा एग्जांपल है हमारे पास वो क्या है? पोटाशियम सल्फेट और पोटाशियम क्रोमेट। ये भी दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इस क्रिस्टलाइन फॉर्म का नाम क्या है? आर्थोरोम्बिक। तो ये टर्म आपने याद करने पड़ते हैं कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? रोम्बोहेड्रल, आर्थोरोम्बिक। ये कोई कंसेप्चुअल चीजें नहीं है, इसको लर्न करना पड़ता है, यानी मेमोराइज करना पड़ता है। आप फिंगर टिप्स पे या किसी भी तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं, तो आप इसको लर्न करें, याद करें। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास इसके लिए क्या है? सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके बुक्स में अवेलेबल हैं। ये जो एग्जिस्ट करते हैं, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? क्यूबिक फॉर्म में। दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये रोम्बोहेड्रल और थ्रोम्बिक, ये क्यूबिक, ये क्या है? ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड की 3D शेप है, ये 3D स्ट्रक्चर है। ये जब आप अपने फर्स्ट ईयर के बुक्स में देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, जिसमें एक है हमारे पास रोम्बोहेड्रल, एक अर्थरोम्बिक है, एक मोनोक्लिनिक है, एक क्यूबिक है, एक ट्राइगोनल है, एक टेट्रागोनल है, एक हेक्सागोनल है, और ये कुछ आई थिंक 7 डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जिसको आप याद कर सकते हैं। वहाँ पर इसके मुख्तलिफ एंगल्स होते हैं, गामा, अल्फा, बीटा, कुछ के 90 होते हैं, कुछ के 120 होते हैं, और ये कुछ उनमें एक्सिस होते हैं, सॉरी सरफेसेस होते हैं। उसका एक अलग सा अरेंजमेंट है, लेकिन हमने उसमें नहीं जाना क्योंकि हम सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, क्योंकि हमें एमडीकेट से यही पूछा गया है। क्लियर है? तो ये हो गई हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म। अच्छा, आइसोमॉर्फिज्म हमारे पास दो कंपाउंड्स के लिए भी हो सकती है। दो कंपाउंड हमारे पास एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जबकि साथ साथ में इज वेल इज एलिमेंट फॉर एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के लिए भी ये फिनोमेना एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आपके पास एग्जांपल नंबर 4 है, कपर एंड सिल्वर जो है दे एग्जिस्ट इन क्यूबिक फॉर्म। तो ये क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें कि आइसोमॉर्फिज्म हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना है जिसको दो कंपाउंड्स भी शो कर सकते हैं
और एलिमेंट भी शो कर सकते हैं। सो आइसोमॉर्फिज्म इज ए कंपाउंड एज वेल एज एन एलिमेंट फिनोमेना। तो यहाँ पर आपने ये भी याद करने हैं। अब हम देखते हैं कि इनमें सिमिलरिटी क्या है और डिसिमिलरिटीज क्या है, यानी इसमें कुछ चीजें सेम होंगे और कुछ चीजें हमारे पास इसमें डिफरेंट होंगे। किसमें? इस आइसोमर्फ्स में। ये आइसोमर्स है, यानी पोटाशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट दो आइसोमर्स हो गए। पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम क्रोमेट, ये अपने लिए दो आइसोमर्स हो गए। सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने लिए दो आइसोमर्स हो गए। इस तरह कपर और सिल्वर अपने लिए दो आइसोमर्स हो गए। अब इनमें कुछ सिमिलरिटीज है और कुछ डिसिमिलरिटीज है। सिमिलरिटीज क्या है इसमें और डिसिमिलरिटीज भी आप देखेंगे। डिसिमिलरिटीज, पहले हम बात करते हैं सिमिलरिटीज की कि इसमें सिमिलरिटीज क्या है। तो सिमिलरिटीज एक तो ये देख लें कि इनमें रेशियो क्या है। एटॉमिक रेशियो जो है वो सिमिलर है। एटॉमिक रेशियो, अगर मैं एग्जांपल लूँ पोटाशियम नाइट्रेट की और सोडियम नाइट्रेट की, तो इनमें सिमिलरिटी किस तरह है सिमिलरिटी इसमें। एक पोटाशियम का एटम, दूसरा नाइट्रोजन का एक एटम, तो 1:1, एटॉमिक रेशियो 1:1। फिर ऑक्सीजन के 3 एटम, तो 1:1:3। इसी तरह इसकी भी रेशियो क्या है, 1:1:3। पोटाशियम का एक, नाइट्रोजन का एक, ऑक्सीजन के 3, सोडियम का एक, नाइट्रोजन के एक, ऑक्सीजन के 3। तो एटॉमिक रेशियो इनमें क्या है, दोनों में सिमिलर होते हैं आइसोमर्स में। दूसरा चीज आइसोमर्स में क्या सिमिलर होता है, कॉम्बिनेशन भी सिमिलर होता है। कॉम्बिनेशन यानी बॉन्ड, जैसे कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है कॉम्बिनेशन, और इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। आप देख सकते हैं कि पोटाशियम प्लस और नाइट्रेट माइनस में हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। इसी तरह सोडियम प्लस और नाइट्रेट नेगेटिव में हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आयनिक बॉन्ड। तीसरा जो सिमिलर इसमें हो सकता है वो क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। आप कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इनमें सेम हो सकते हैं। जैसे कि पोटाशियम नाइट्रेट में कितने एटम्स हैं, 1 2 और 3 ऑक्सीजन के, तो टोटल 5 एटम्स हैं। ये इन दो आइसोमर्स के लिए है। क्लियर है, हम इन सब पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो मैं 5 लिखता हूँ, ये लिखता हूँ 1:1:3 लिखता हूँ, ये हम पोटाशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट के लिए बात करते हैं। बाकी आप ये 1 2 3 4, अब जो 4 आने वाला है, ये आप सारे आइसोमर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी जो बात है या चौथी, वो क्या है कि इनका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो भी तो सेम है। क्रिस्टलाइन फॉर्म वो भी सेम है, जैसे कि इन दोनों का क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या है, रोम्बोहेड्रल है, रोम्बोहेड्रल। तो ये हो गए हमारे पास इनमें कुछ सिमिलरिटीज। अब डिसिमिलरिटीज की अगर हम बात करें, तो पहला जो सबसे डिसिमिलरिटी है वो हमें जो दिखाई देता है वो है नेचर ऑफ एटम्स या टाइप ऑफ एटम्स। नेचर ऑफ एटम्स इनमें क्या है, डिफरेंट है। जरा देख ले, इन दो में से इनमें पोटाशियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, इनमें सोडियम है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी एटम्स एक हो या दो हो लेकिन डिफरेंट है। इनमें पोटाशियम है और इनमें सोडियम है, बाकी तो दोनों में नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स है, लेकिन इस एक एटम की वजह से इनका नेचर ऑफ एटम्स क्या हो गया, चेंज हो गया। तो नेचर ऑफ एटम्स चेंज है, तो दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी डिसिमिलर होगी। इसी तरह अब ये दो अलग अलग कंपाउंड है, दो अलग अलग कंपाउंड है, तो इनमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी दोनों का क्या होगा, यानी इनकी डेंसिटी, इनकी मेल्टिंग पॉइंट, इनकी बॉइलिंग पॉइंट, वो भी क्या रहेगी, एक दूसरे से डिफरेंट रहेगी। क्लियर है, तो ये हो गए हमारे पास किसके बारे में डिस्कशन, आइसोमॉर्फिज्म के बारे में। अब हम पढ़ते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। उम्मीद करता हूँ कि आइसोमॉर्फिज्म ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको
अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ। कि व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ये हमारे पास 7th प्रॉपर्टी आई थिंक हो रही है, पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का भी आप लोग ये टर्मिनोलॉजी देखे, पॉली मीन्स मेनी, पॉली मीन्स मेनी, या इसको आप डिफरेंट भी कह सकते हैं। डिफरेंट मेनी में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मॉर्फ्स तो आपको पता है क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, और हिज्म का मतलब है फिनोमेना, फिनोमेना। तो पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन हम किस तरह करते हैं कि दी फिनोमेना in which a compound exists in more than one crystalline form। वो फिनोमेना जिसमें एक ही कंपाउंड एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके, उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सिल्वर नाइट्रेट है, ये किस में एग्जिस्ट करता है, दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। एक रोम्बोहेड्रल में भी ये एग्जिस्ट कर सकता है, रोम्बोहेड्रल, और दूसरा ये आर्थोरोम्बिक में भी एग्जिस्ट कर सकता है, आर्थोरोम्बिक। सिमिलरली हमारे पास जो पोटाशियम नाइट्रेट ये भी इन्हीं दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, यानी रोम्बोहेड्रल और आर्थोरोम्बिक में। इसी तरह हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हमारे पास किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ट्राइगोनल फॉर्म में और आर्थोरोम्बिक फॉर्म में। ये इन दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये हो गए, हम जरा देख ले, हमारे पास एक ही कंपाउंड है और वो दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, के एक ही कंपाउंड ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पर इस क्रिस्टलाइन फॉर्म को और इस क्रिस्टलाइन फॉर्म को हम क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फ्स। ये क्या हो गए, polymorphs of each other। These are the polymorphs of silver nitrate, and these are the polymorphs of potassium nitrate, and these are the polymorphs of calcium carbonate। तो ये हो गई हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। अब जरा देखिए, मैं यहाँ पर एक बात आपको समझा दूं। एक है आपके पास आइसोमॉर्फिज्म, और वहां पर आप आइसोमॉर्फ्स की बात करते हैं। एक ही पॉलीमॉर्फिज्म जहां पर आप पॉलीमॉर्फ्स की बात करते हैं। तो ये एक्चुअली जो आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म ये क्या डिस्कस करता है, ये बात करते हैं सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म्स की बात करते हैं विच एग्जिस्ट विद डिफरेंट कंपाउंड्स। सेम क्रिस्टलाइन की बात करती है और सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करता है दो डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ। ये हमें कौन बताता है, आइसोमॉर्फिज्म। अगर हम इसका निचोड़ निकालें, और पॉलीमॉर्फिज्म हमें क्या कहती है, पॉलीमॉर्फिज्म वो हमें बता रही है कि डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ये डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स की बात करती है। ये सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के बारे में बात करती है और ये डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स की बात करती है। डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एग्जिस्ट विद
सेम कंपाउंड विद सेम कंपाउंड, एक ही कंपाउंड के साथ डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म जो एग्जिस्ट करे उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। जो सेम कंपाउंड के साथ डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट कर सके इस फिनोमेना को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और जो डिफरेंट कंपाउंड के साथ सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करे उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। और दूसरी बात ये कि ये वाला फिनोमेना जो है ये कंपाउंड भी शो करता है एज वेल एज एलिमेंट भी शो कर सकता है, जबकि ये वाला फिनोमेना जो है ये सिर्फ दिस इज ओनली कंपाउंड फिनोमेना। पॉलीमॉर्फिज्म इज ओनली कंपाउंड फिनोमेना, मतलब ये एलिमेंट्स या एटम्स या और कुछ ये शो नहीं कर सकता, ये सिर्फ कंपाउंड के पास हो सकती है। जैसे कि अभी आपने पढ़ लिया ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। इसके बाद हम कहते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज वो सेम होती है। वो क्या होती है, सेम होती है। क्यों? क्योंकि चाहे वो रोम्बोहेड्रल फॉर्म में है या ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में है, इनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो तो सेम है, सिल्वर नाइट्रेट है। यहाँ पर भी सिल्वर नाइट्रेट होगा और यहाँ पर भी सिल्वर नाइट्रेट होगा। और आपको पता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन दी कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन। ये किस पर डिपेंड करती है, केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड करती है। और इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी दो पॉलीमर्फ्स की, एक रोम्बोहेड्रल और अर्थरोम्बिक या ट्राइगोनल अर्थरोम्बिक की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी आपस में, वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द अरेंजमेंट, या आप स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, या आप इसको स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। तो स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, तो इन दोनों के आपस में क्या है, डिफरेंट है। ये रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर रहा है और ये ऑर्थोरोम्बिक, ये वाला सिल्वर नाइट्रेट जो है ये रोम्बोहेड्रल में है और ये वाला ऑर्थोरोम्बिक। तो इनके अपने लिए अलग प्रॉपर्टीज होगी फिजिकल, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, जैसे कि डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, इवेपोरेशन है, वेपर प्रेशर है, एटसेट्रा। तो ये हो गई हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म की डिस्कशन। अब हम पढ़ते हैं एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या होती है, व्हाट इज एलोट्रोपी? एलोट्रोपी ये हमारे पास हो रही है एट वन प्रॉपर्टी। एलोट्रोपी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास होती है। तो ये क्या होती है, इसकी डिफिनेशन हम ये करते हैं कि दी एग्जिस्टेंस, ये आप लोग मैथ में भी पढ़ चुके, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन more than one crystalline forms, in more than one crystalline forms is called allotropy, is called allotropy। एक एलिमेंट का मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एलोट्रोपी। तो ये वाला आप लोग पॉलीमॉर्फिज्म के साथ मैच कर सकते हैं, या इसको एलोट्रोपी का आप ये भी कह सकते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ एलिमेंट। वो था पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ कंपाउंड, और इसका आप क्या कह सकते हैं। तो एलोट्रोपी और पॉलीमॉर्फिज्म दो सेम फिनोमेना है, ये सिर्फ एलिमेंट के लिए है और वो कंपाउंड है। वहां पर हम क्या कहते थे, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपाउंड इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, और यहाँ पर हम कहते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स इज कॉल्ड एलोट्रोपी। फॉर एग्जांपल आपके पास जो सल्फर है, सल्फर एट, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक है इसका फॉर्म सल्फर एट आर्थोरोम्बिक, एक ये आर्थरोम्बिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये एक ये मोनोक्लिनिक की
शक्ल में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह हमारे पास जो टीन है, एसएन टीन, इसको हम टीन कहते हैं। इसका एक होता है ग्रे कलर वाला टीन, जो कि किस हालत में होता है, क्यूबिक फॉर्म में होता है। और एक इसका होता है व्हाइट टीन, और वो व्हाइट टीन किस फॉर्म में होता है, टेट्रागोनल टेट्रागोनल फॉर्म में होता है। ये यहाँ पर टेट्रागोनल आप लोग लिख दें, टेट्रागोनल। इसी तरह आप क्या कह सकते हैं, जैसे कि कार्बन है, कार्बन, और कार्बन का एक फॉर्म होता है ग्रेफाइट, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म इसका ग्रेफाइट है। और आपको पता है ग्रेफाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, हेक्सागोनल, इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। और एक इसके पास डायमंड, डायमंड भी इसका एक अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म है। और डायमंड किस फॉर्म में होती है, टेट्राहेड्रल। आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं डायमंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप लोग देख चुके हैं। तो ये हो गई हमारे पास एलोट्रोप्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक आर द टू एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, ग्रे cubic and white tetragonal are the two allotropes of tin. Graphite hexagonal, diamond tetrahedral are the two allotropes of कार्बन। कार्बन की और भी एलोट्रोप्स है, वो आप लोग 9 से पढ़ सकते हैं। तो ये हो गई हमारे पास एलोट्रोपी। अब हम एक और इम्पोर्टेंट टर्म की बात करते हैं, जिसका नाम है ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो बस इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या कहलाता है, और ट्रांजिशन टेम्परेचर से हमें क्या क्या एमसीक्यूज मिल सकती है, वो आप लोग खुद प्रैक्टिस करके अपने लिए एमसीक्यूज निकालते जाए। यहाँ से बहुत खूबसूरत टाइप के न्यूमेरिकल सॉरी एमसीक्यूज निकल सकते हैं। जैसे कि हम ये वो आपसे ये पूछ सकता है कि सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म्स, मतलब जिसमें से कौन से सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म है, मोनोक्लिनिक, टेट्राहेड्रल, हेक्सागोनल, क्यूबिक। तो आप क्या कह सकते हैं, मोनोक्लिनिक। इसी तरह और भी आप लोग एमसीक्यू से निकाल सकते हैं यहाँ से। अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर की। ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक फिनोमेना है ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये क्या होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर में, इसको टी से रिप्रेजेंट करूंगा ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो द टेम्परेचर the temperature at which two crystalline forms of an element or a compound, क्योंकि आपको पता है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हमारे पास एलिमेंट के भी दो हो सकते हैं और कंपाउंड के भी दो हो सकते हैं। जब एलिमेंट के दो क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं तो उसको हम एलोट्रोपिक कहते हैं, और जब कंपाउंड की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। सो द टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड coexist in equilibrium with each other is called ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। हम देखते हैं इस तरफ में ट्रांजिशन टेम्परेचर की एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे कि आपके पास सल्फर की अगर हम बात करें, सल्फर 8 की हमारे पास एक होता है इसका रोम्बिक फॉर्म, और ये एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम में इसके मोनोक्लिनिक फॉर्म के साथ। और वो टेम्परेचर क्या होता है, 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हमारे पास रोम्बिक सल्फर भी अवेलेबल होता है और मोनोक्लिनिक सल्फर भी अवेलेबल होता है। इसी तरह
हम दूसरी एग्जांपल ले सकते हैं टीन की, टीन की यानी एसएन टीन की हम ये एग्जांपल ले सकते हैं। अब आपको पता है कि टीन आपके पास एक है ग्रे टीन, एक आपके पास ग्रे टीन है, और ये ग्रे टीन किस फॉर्म में होता है आपको पता है, क्यूबिक फॉर्म में होता है। ये ग्रे टीन व्हाइट टीन के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। व्हाइट किस में होता है आपको पता है, टेट्रागोनल में। ये जो टेम्परेचर है इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर वो क्या है, 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड। 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास टीन के व्हाइट और ग्रे दोनों क्रिस्टलन फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल अगर हम ले इसके लिए तो क्या हो सकता है, पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट का एक है हमारे पास रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, और ये एग्जिस्ट करता है इसके आर्थोरोम्बिक फॉर्म के साथ। आर्थोरोम्बिक आर्थोरोम्बिक फॉर्म के साथ कितने टेम्परेचर पर, 128.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सो 128.5 degree centigrade, 13.2 degree centigrade, 95.5 degree centigrade, these are all the transition temperature. This transition temperature is for sulfur, this transition temperature is for tin, this transition temperature is for potassium nitrate. तो ये हो गई हमारे पास ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब इसके लिए एक बात ये याद रखें कि हमारे पास एट ट्रांजिशन टेम्परेचर, एट transition temperature, a crystalline form, of a substance changes into its other crystalline form। ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास एक सब्सटेंस का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म इसके दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक चेंज होता है। अगर आप इसको इंक्रीज करते हैं तो वो मोनोक्लिनिक में जाएगा, और अगर आप इससे डिक्रीज करते हैं तो वो रोम्बिक में आएगा। इसी तरह टीन के लिए अगर आप 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो व्हाइट में आएगा, और इनसे जब आप डिक्रीज करेंगे तो वो ग्रे में आएगा। इस तरह ये आर्थरोम्बिक में जाएगा, और डिक्रीज करेंगे तो रोम्बोहेड्रल में आएगा। तो हम एक और पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं कि above and below transition temperature only one crystalline form of a substance exists। यहाँ पर मैं ज़रा चेक करूँ, स्क्रीन में यहाँ तक बोर्ड आता है, यहाँ से मजीद नहीं आ रहा, तो मैं क्या लिख सकता है, above and below transition temperature only one crystalline form of a substance exist, substance can exist। यानी हम अगर अबाव चले जाए या बिलो चले जाए ट्रांजिशन टेम्परेचर से, तो हमारे पास सिर्फ एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर हम ट्रांजिशन टेम्परेचर से आगे चले जाए सल्फर के लिए 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड से, यानी मतलब 96 डिग्री सेंटीग्रेड, 97 में, तो हमारे पास सिर्फ मोनोक्लिनिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। और अगर 95.5 से नीचे आते हैं, मतलब 95 में, 94 में, तो हमारे पास सल्फर का सिर्फ रोम्बिक होगा। इसी तरह 13.2 से आगे जाएंगे तो सिर्फ व्हाइट टिन होगा, 13.2 से नीचे आएंगे तो सिर्फ ग्रे टिन होगा। 128.5 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ अर्थरोम्बिक पोटेशियम नाइट्रेट होगा। इनसे नीचे आएंगे तो हमारे पास सिर्फ रोम्बोहेड्रल पोटेशियम नाइट्रेट होगा। ये हो गई हमारे पास कुछ पॉइंट्स। अब एक और पॉइंट्स है लास्ट पॉइंट ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में, फिर इंशाल्लाह पूरा जो आज का हमारा लेक्चर है वो वाइंड अप हो जाएगा। और वो क्या है कि दी transition temperature of any substance
is lower than its melting point. हर क्रिस्टलाइन फॉर्म का या हर सब्सटेंस का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है वो इसके मेल्टिंग पॉइंट से क्या होता है, कम होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सल्फर का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो कितना है, सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है, 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 115.2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह अगर मैं कह दो एग्जाम्पल ऑफ टीन की बात करें, एसएन टीन, तो टीन का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो आप देख सकते हैं कितना है, 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 231.9 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जरा देख ले इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर इसके मेल्टिंग पॉइंट से क्या है, लेस है, इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर इसके मेल्टिंग पॉइंट से क्या है, लेस है। तो यहाँ से भी आपको एक एमसीक्यूज मिल सकती है। क्लियर है। ये हो गए हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके बाद इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लेक्चर 02 में, वो होगा हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग द शेप ऑफ आयनिक इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। उसके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और स्पेशल बात है कि आप लोग हमें अपनी दुआ में याद रखें, हम आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कभी ज़ाया ना होने दे, और अल्लाह ताला आपको और आपके हौसले को बुलंद रखे, और अल्लाह ताला आपकी एक-एक मिनट की आपको बेगुनाह सिला दे, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, और आपको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा और बड़ी कामयाबी दे। आमीन।